जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बहुत चल रही होगी। वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल सीईटी को मद्देनजर रखते हुए धमाका सीरीज लेके आया है, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास आप लोगों के बीच में लेकर मैं आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा है। कल हमने राणा कुंभा की बात कर ली थी और आज ही राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ लिया था। और मैंने कहा था अब उसकी अगली वीडियो के अंदर उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, स्थापत्य उपलब्धियां हैं, दरबारी विद्वानों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाल लो कुंभा। हेडिंग क्या डाल लो? कुंभा। महाराणा कुंभा। 1433 से 68। ठीक है, हम चर्चा कैसे करेंगे? महाराणा कुंभा की। तो पहले हेडिंग डाल लो महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियां या फिर उपाधियां। कुंभा की उपाधियां। कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दी जाती है? सबसे पहले जो उसकी उपाधि है उसका नाम है अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि है? अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव अभिनव भट्टाचार्य। तो अभिनव भट्टाचार्य से क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंभा जो था, इसका जो दरबारी विद्वान था, वो दरबारी विद्वान नहीं, कुंभा का जो गुरु था, उस गुरु ने इसको क्या कहा था? अभिनव भट्टाचार्य कहा था। क्यों कहा था? जैसे गुरु का नाम सारंग व्यास है। गुरु का नाम क्या है? कुंभा के गुरु का नाम है सारंग व्यास। कुंभा के गुरु का क्या नाम है? कुंभा के गुरु का नाम हो गया सारंग व्यास। और कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? क्योंकि कुंभा जो था वो संगीत जो कला है उसके अंदर निपुण था और ये बहुत अच्छा वीणा वादक था। वीणा वीणा वादक होने के कारण से क्या कहा गया है? अभिनव भट्टाचार्य। ये चीजें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कुंभा क्या था? बहुत अच्छा संगीत कला में निपुण था और इसे वीणा वादक कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे की। दूसरी इसकी उपाधि क्या है? दूसरी उपाधि राणे राय। दूसरा क्या क्या कहा जाता है इसको? दूसरा कहा जैसे राणे राय। तीसरा से कहा जाता है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जब तक कुंभा जो है गद्दी पर बैठा था, इसने किसी भी मुस्लिम आक्रांता को मेवाड़ पर आक्रमण मतलब अधिकार करने नहीं दिया था। इस कारण से क्या कहा जाता है? इस कारण से इसे हिंदू सुल्तान कहा जाता है। इसी जो में और कौन कौन सी इसकी उपाधि होती है? तो इसे हाल गुरु कहा जाता है, छाप गुरु कहा जाता है। तो ये कुंभा की क्या है? कुछ कुछ उपाधियां है, तो आप नोट डाउन कर लो। इसे क्या कहा जाता है? हाल गुरु। हाल गुरु और कौन से कहा जाता है? छाप गुरु कहा जाता है। ये क्या है? ये कुंभा क्या है? ये कुंभा की उपाधियां है। एक हमें और जानकारी मिलती है कुंभा के बारे में कि जो कुंभ की जानकारी से क्यों ये जो उपाधियां इसे क्यों दी गई थी। तो जो हाल गुरु है, ये जो छाप गुरु है, छापामार जो युद्ध नीति है, उस छापामार युद्ध नीति के कारण, उस छापामार युद्ध नीति में निपुण होने का क्या कहा जाता है? इससे छाप गुरु कहा जाता है। और बात करते हैं इसकी चाप गुरु। एक इसकी उपाधि मिलती है चाप गुरु। कौन सी मिलती है इसकी उपाधि? चाप गुरु एक इसकी उपाधि हमें मिलती है। तो जो चाप गुरु है वो धनुर्विद्या में निपुण होने का क्या कहा जाता है? चाप गुरु कहा जाता है। और कौन कौन सी इसकी? राजगुरु, दान गुरु, तो इसकी बहुत सारी क्या है उपाधि देखने को मिलती है। हाल गुरु ये लिख लेना एक बार, हाल गुरु क्यों कहा जाता है? तो हाल गुरु जो है वो कुंभा को इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी है। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी कैसा है कि कुंभा ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस दुर्गों के निर्माण कारण से क्या कहा जाता है? दुर्गों का स्वामी। इस कारण से क्या कहा जाता है? हाल गुरु कहा जाता है। तो ये है कुंभा की उपाधियां। इसे आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, उतारो इसे। चले बढ़ते हैं आगे। ये तो कुंभा की उपाधियां हो गई। आगे बात करते हैं हम
कुंभा की कुंभा का साहित्य या कुंभा के द्वारा रचित कृतियां, किसी बात करेंगे। कुंभा का साहित्य, कुंभा के द्वारा रचित कृतियां, लिख लो। कुंभा द्वारा रचित पुस्तकें। कुंभा द्वारा रचित पुस्तकें, तो जो सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथ मानी जाती है वो मानी जाती है इसकी संगीत राज। क्या माना जाता है इसका? संगीत राज माना जाता है। संगीत राज को पंचकोश भी कहा जाता है क्योंकि संगीत राज 5 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में विभक्त था। हम पांचों की बात करेंगे, पहले नोट कर लो। सबसे पहली पुस्तक हम बात करेंगे, उस पुस्तक का नाम है संगीत राज। सबसे पहले बात करेंगे संगीत राज, ठीक है। संगीत राज की हम बात करेंगे, जो संगीत राज है उसकी हम बात करते हैं। संगीत राज को क्या बोले? पंचकोश, पंचरत्न कोश भी कह सकते हैं इसको। ये 5 भागों में विभक्त है। और कौन कौन से है ये? तो गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, वाग रत्न कोश और एक रस रत्न कोश। ये क्या? इसके 5 क्या है? 5 भाग है इसके। 5 भाग लिख दो आप इसके। गीत रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाग रत्न कोश और एक है नृत्य, नृत्य रत्न कोश। ये टोटल कितने हो गए? तो ये 5 जो रत्न कोश है, ये क्या है? पंचरत्न कोश संगीत राज, ये कुंभा की कृति है। दूसरी कृति की हम बात करेंगे इसकी। दूसरी कृति इसकी सूड़ प्रबंध। दूसरी कौन सी है? सूड़ प्रबंध, या यूं कह लो सुधा प्रबंध। कौन सी कह लो? सुधा प्रबंध, सूड़ प्रबंध या सुधा प्रबंध। दूसरी में कौन सी मिल गई? सूड़ प्रबंध या सुधा प्रबंध। तीसरी की हम बात कर लो, तो तीसरी है हरिवर्तिका। तीसरी जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? हरिवर्तिका। ये कुंभा के द्वारा रचित पुस्तक है। किसके द्वारा रचित पुस्तक है? कुंभा के द्वारा रचित पुस्तक है हरिवर्तिका। चौथी बात कर लेते हैं हम। चौथी, एक जयदेव नाम का एक विद्वान होता है और उस जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का क्या नाम था? सं, उस पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। उस पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। और उस गीत गोविंद के ऊपर कुंभा ने क्या की थी? टिक्का लिखी थी। उस टिक्का का क्या नाम था? रसिक प्रिया। क्या नाम था उसका? रसिक प्रिया। तो ये चीज नोट डाउन करने की, समझ लेना, ये चीजें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो एक कौन सी हुई? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया एक टीका है। ये रसिक प्रिया क्या है? टीका है। किसके ऊपर टीका है? कि जयदेव ने एक ग्रंथ लिखी थी गीत गोविंद, उसके ऊपर इसने टीका लिखी थी, इसका नाम है रसिक प्रिया। और बात करते हैं हम आगे, जो कुंभा की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं। कुंभा की जो पुस्तकें हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? हमें क्या क्वेश्चन बनता है इससे? क्या क्वेश्चन बनता है कि आपको इसकी 3 पुस्तकें दे देगा, एक पुस्तक किसी और की देगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी पुस्तक कुंभा के द्वारा रचित है या फिर कौन सी नहीं है। तब जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा, और भी उसकी हम बात करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको उतारो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अगली जो पुस्तकें हैं, अगली पुस्तकों की हम चर्चा करते हैं। तो आगे आप नोट डाउन करो। अगली पुस्तक है इसकी संगीत मीमांसा। कौन सी है? संगीत मीमांसा। ये जो सारी पुस्तकें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या है? कुंभा की द्वारा रचित है और यही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है? संगीत मीमांसा। एक आती है कामराज रतिसार। एक कौन सी है? कामराज रतिसार। और एक और है जिसका नाम है वाग प्रबंध। ठीक है, क्या नाम है? एक का नाम है वाग प्रबंध। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये किसके द्वारा रचित है? कुंभा के द्वारा रचित है। कुंभा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर इससे। ये चीजें नोट डाउन कर लो अच्छे से, ऐसे ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए कुंभा द्वारा रचित पुस्तक है।
अब बात करो कुंभा के दरबार में जो विद्वान थे, वो विद्वान कौन कौन से थे? ठीक है दोस्तों, तो कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान। तो सबसे पहला जब कुंभा के दरबारी विद्वान की हम चर्चा करते हैं, तो वो जो दरबारी विद्वान है उसके अंदर किसी का नाम आता है तो क्या आता है? मंडन। सबसे पहला क्या नाम आएगा? मंडन। मंडन जो है वो कुंभा का दरबारी विद्वान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंडन ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? वास्तु मंडन, वास्तुसार मंडन। इसके ग्रंथ में जो जितने भी ग्रंथ लिखेगा मंडन, उस ग्रंथ के पीछे खुद का नाम जरूर लिखेगा, जैसे शिल्प वास्तु मंडन, वास्तुकार मंडन। और एक इसका वो है देव मूर्ति प्रकरण। बस एकमात्र ऐसे ग्रंथ है जिसके अंदर इसने अपना नाम नहीं लिखा है, बाकी जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसके अंदर क्या है? मंडन के नाम लिखे हुए मिलते हैं। तो मंडन की जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख लो आप। वास्तु मंडन, वास्तुसार मंडन, शगुन मंडन, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं मंडन के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे विद्वान के। थोड़ा सा परिचय मंडन का देख लेते हैं। मंडन था क्या? मंडन है कौन? क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जो मंडन था, ये मंडन खेता ब्राह्मण का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? एक खेता ब्राह्मण था। उस खेता ब्राह्मण का मंडन पुत्र था, और कुंभा के दरबार का क्या था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शिल्पी था ये। ठीक है, मंडन के और ग्रंथ है, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, ये जितनी भी ग्रंथ है मंडन की द्वारा लिखी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना कि एक ग्रंथ ऐसी है मंडन की जिसके पीछे मंडन का नाम नहीं लिखा हुआ, वो है देव मूर्ति प्रकरण। ये ग्रंथ भी मंडन के द्वारा ही लिखी गई है। बाकी इसने जितनी भी ग्रंथ लिखी है वो सबके पीछे इसने क्या करता है? खुद का नाम लिखता है। इससे आप पहचान लोगे कि ये किसकी पुस्तक है? ये है मंडन की पुस्तक है। दूसरी हम बात करते हैं आगे, इसके अगले विद्वान की, तो है अत्रि भट्ट, अत्रि व महेश भट्ट। ये महेश भट्ट वो नहीं है जो हॉरर फिल्म बनाता है, ये महेश भट्ट दरबारी विद्वान है कुंभा का। तो जो अत्रि और महेश भट्ट है, ये किसके दरबार में है? जो कुंभा के दरबार में है। और इनके द्वारा क्या है कि ये जो है कुंभा के मुख्य दरबारी विद्वान है। इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया है। कुंभा ने जब सारंगपुर का युद्ध जीता था, मैंने बात की थी 1437 ईस्वी के अंदर, उसके बाद में कुंभा क्या करता है? कीर्ति स्तंभ बनाता है। तो कीर्ति स्तंभ के रोज रचनाकार है, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचनाकार है वो कौन है? तो वो ये दोनों के, ये अत्रि और महेश भट्ट है। तीसरी हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट विद्वान है जिसका नाम है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास किसके दरबार में है? कुंभा के दरबार में। किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में। कान्हा व्यास जो है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंभा के जितने भी दरबारी विद्वान है, वो दरबारी विद्वान क्या करते हैं? कुंभा से जागीर लेते हैं। कुंभा क्या करता है? उसको जागीरें दे देता है कि भाई तुम ये जागीर रखो, और यहाँ से जितना भी कर आए तो उसमें अपना हिस्सा रखो, बाकी कर मुझे पैसा दो। इन कान्हा व्यास नाम का दरबारी विद्वान एकमात्र ऐसा था जिसका वैतनिक कवि था। कौन सा कवि था? वैतनिक कवि, यानी ये वेतन लेता था। वैतनिक कवि कौन सा कवि था? ये था वैतनिक कवि। और क्या लेता था? ये वेतन लेता था। इसने एक ग्रंथ लिखी थी, और इसकी ग्रंथ है, उस ग्रंथ के ऊपर भी क्या कहता है? उस ग्रंथ के ऊपर टिक्का किसने लिखा है? तो कुंभा ने इसके ग्रंथ है, उस ग्रंथ के ऊपर कुंभा ने क्या किया? टिक्का लिखी है। और उस टिक्का की भी हम चर्चा करते हैं। कौन सी वो टिक्का है? एकलिंग महात्म में इसका ग्रंथ था, और एकलिंग महात्म में ग्रंथ, एकलिंग महात्म में, एकलिंग महात्म में ये ग्रंथ किसने लिखी थी? कान्हा व्यास ने लिखी थी। और इसके ऊपर राजवर्णन नाम की टिक्का किसने लिखी है? वैसे राजवर्णन टिक्का नहीं है, एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है वो राजवर्णन है, ये लिखा है कुंभा ने। किसने लिखा है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंभा के द्वारा ये लिखा गया है। ये दोस्तों इसे उतारो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं और कौन कौन से विद्वान है कुंभा के दरबार में।
इस मंडल का एक भाई था जिसका नाम था नाथा। क्या नाम था इसका? नाथा। और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था वास्तु मंजरी। ये भी कुंभा के दरबार में ही दरबारी विद्वान था। और इस मंडल का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। और इस गोविंद ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कलानिधि। हालांकि ये पुस्तक तो एक और लिखी थी द्वार दीपिका, पर मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कलानिधि से पूछा जाता है। तो जो कलानिधि पुस्तक किसने लिखी थी? गोविंद ने लिखी थी। तो ये दो दरबारी विद्वान और थे कुंभा के दरबार में, एक तो नाथा और एक गोविंद। नाथा तो मंडन का भाई था और गोविंद उसका पुत्र था। अब इंपॉर्टेंट एक और दरबारी विद्वान की हम चर्चा करते हैं, इसका नाम है रमाबाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रमाबाई के बारे में समझना दोस्तों। ये जो रमाबाई थी ये कहती कुंभा की पुत्री थी। कुंभा की कहती कुंभा की पुत्री। कुंभा की पुत्री रमाबाई क्या थी? कुंभा की पुत्री थी। इसकी उपाधि थी जिसका नाम है वागीश्वरी। इसकी उपाधि का क्या नाम था? इसकी उपाधि इसका नाम था वागीश्वरी। रमाबाई के बारे में समझना। ये जो रमाबाई थी इसकी शादी किससे होती है? गिरनार का एक शासक होता है जिसका नाम होता है मंडलिक। क्या होता है? गिरनार का एक शासक होता है, उस गिरनार के शासक का नाम होता है मंडलिक। तो उस मंडलिक से क्या होता है, जो रमाबाई है उस रमाबाई की शादी हो जाती है। और कालांतर में क्या होता है, जब रमाबाई उसके पास चली जाती है मंडलिक के पास में, मंडलिक क्या करता है, आसपास के जो क्षेत्र होता है उनके राजाओं के दबाव में आकर क्या करता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। ये बात रमाबाई को पसंद नहीं आती है कि मंडलिक खुद हिंदू करके इस्लाम धर्म को कैसे स्वीकार कर सकता है। तो वो मंडलिक को छोड़ करके क्या करती है, वापस मेवाड़ में आ जाती है, अपने पिताजी के पास आ जाती है, कहती है कि मैं तो नहीं जाऊँ वहां पे, मैं तो यही रहूंगी। तो जो कुंभा है वो क्या करता है कि जो रमाबाई है उसको जीविका निर्वाह के लिए, कि भाई रमाबाई अपना जीवन निर्वाह कर सके, जावर की जागीर देता है। कहाँ की जागीर देता है? जावर की जागीर प्रदान करता है, जहां पर रमाबाई क्या करती है, अपने कालांतर में रहती है और अपनी जीविका का निर्वाह करती है। वहां पे वो योगिनी पट्टनम, रमाकुंड और जो इनके कई होती है निर्माण करवाती है इनका। तो रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मंडलिक के साथ हुआ था। और कालांतर में मंडलिक का इस्लाम धर्म ग्रहण करने के कारण रमाबाई पुनः मेवाड़ में जाती है। और जीविका निर्वाह के लिए रमाबाई को कौन सा वो दिया जाता है? जावर की जागीर दी जाती है। जावर की जावर की जागीर दी जाती है, जहां पे रमाबाई के द्वारा क्या किया जाता है? योगिनी पट्टनम व रमाकुंड, ये क्या किया जाता है? इनका निर्माण करवाया जाता है। जैसे निर्माण रमाकुंड का करवाया जाता है, ये रमाबाई ने बनवाया जो कुंड वो रमाकुंड, तो इन्हें क्या किया जाता है? इनका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जैन विद्वानों की बात कर लेते हैं। कुंभ के दौरान कौन कौन से जैन विद्वान थे? समझ लो दोस्तों, कुंभा के दरबार में जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कुंभा के दरबार में कौन कौन से जैन विद्वान है? सबसे पहले हम जिस जैन विद्वान की चर्चा करेंगे उसका नाम है भुवन कीर्ति। उसका नाम क्या है? भुवन कीर्ति। एक है जिसका नाम है भुवन चंद्र सूरी, एक का नाम क्या है? भुवन चंद्र सूरी। सोम सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट। दो तो तीन तो लगभग लगभग सेम ही है। भुवन सूरी, टिल्ला भट्ट, भुवन चंद्र सूरी। तो ये कुछ दरबारी विद्वान है, जैन दरबारी विद्वान है किसके? कुंभा के दरबार के। क्या है? जैन विद्वान। ठीक दोस्तों, तो दरबारी विद्वान कुंभा के आगे समझ में उतार लो इसे, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी प्रकार का डाउट हो पूछ लेना। अब डाल लो कुंभा की स्थापत्य कला। कुंभा की स्थापत्य कला। तो मेवाड़ के अंदर एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है
कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया, और उसने ग्रंथ लिखी है जिसका नाम क्या है, वीर विनोद। और उस ग्रंथ के अंदर वो क्या लिख के जाता है कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्ग में से कितने दुर्ग बनाए कुंभा ने, 32 दुर्ग। कितने दुर्ग बनाए, 32 दुर्ग बनाए। नोट डाउन करो इसके अंदर, श्यामल श्यामल दास ददवाड़िया ने ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है वीर विनोद। और इस वीर विनोद में क्या बोलता है कि मेवाड़ के 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है मेवाड़ के, 84 दुर्ग है। उन 84 दुर्ग में कितने मेवाड़ बनवाया कुंभा ने, कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए, 32 दुर्ग बनवाए। कौन कौन से दुर्ग बनाए तो चर्चा कर लेते हैं हम। एक दुर्ग है कुंभलगढ़, और इसके अंदर है कटारगढ़। कटारगढ़ तो आपको पता होगा, इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ करवाया इसने, राजसमंद। कहाँ करवाया, राजसमंद में। फिर हम बात करते हैं सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर से बहुत दुर्ग निर्माण करवाया था, जिसका नाम है अचलगढ़, बसंतगढ़, और एक है मचान दुर्ग। इन दुर्गों का निर्माण कहाँ करवाया, तो इन दुर्गों का निर्माण करवाया था सिरोही के अंदर। इन दुर्गों का निर्माण कहाँ करवाया, इन दुर्गों का निर्माण करवाया सिरोही के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा करते हैं। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बन जाता है कि मचान दुर्ग का निर्माण कुंभा ने क्यों करवाया था। तो उस समय जो सिरोही के अंदर जाति उपद्रव मचा रही थी, उनको नियंत्रण करने के लिए कुंभा ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक नोट डाउन कर लो, एक दुर्ग है बोहमट दुर्ग। भीलों पर नियंत्रण करने के लिए कुंभा ने बोहमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस पर नियंत्रण करने के लिए, भीलों पर। भीलों पर नियंत्रण करने के लिए कुंभा ने क्या करवाया था, बोहमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके अंदर इसने क्या क्या करवाया था, तो वो नोट डाउन कर लो। तो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग का जो सर्पिलाकार मार्ग है, वो मार्ग किसने बनवाया था, तो कुंभा ने बनवाया था। सर्पिलाकार मार्ग, विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या बनवा दिया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ बनवाया, किसने, कुंभा ने बनवाया था। तो दोस्तों इसे उतारो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। उतारो इसे। चलो अब आगे की बात करते हैं, और क्या क्या बनवाया कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और बनवाया, एक बनवाया कुंभ श्याम मंदिर, एक बनवाया कुंभ श्याम मंदिर। और क्या बनवाया, कुंभ श्याम मंदिर बनवाया, एक बनाया कुकड़ेश्वर मंदिर। मंदिर, तो इनका निर्माण क्या करवाया, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की, बड़े समय बता देता हूँ। तो ये थे कुंभा की स्थापत्य कला, कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग। तो श्यामल ददीवाड़ी की बात सही हो रही है कहीं ना कहीं। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुंभा को, कहना स्वाभाविक है। अब कुंभा का हम वो कर देते हैं, कुंभा समाप्त समाप्त कर देते हैं कुंभा को। कहते हैं महाराणा कुंभा जीवन के अंतिम समय के अंदर क्या करता है, ये जो रोग होता है उन्माद रोग से ग्रस्त हो जाता है। ये कौन से रोग से ग्रस्त हो जाता है, उन्माद रोग से ग्रस्त हो जाता है। और जो राजपाट का कार्य है वो उदा को संभाल संभला देता है, उदा को संभाल।
अब उदा जब राजपाट का कार्य करता है तो उदा के मन में गलत भावना आ जाती है। उदा निकलता है बड़ा बेहुदा। उदा बड़ा बेहुदा निकलता है और उदा क्या करता है पता है? एक दिन महाराणा कुंभा जो मामादेव कुंड है उसकी पाल पर बैठे रहता है और वहां पर क्या करता है उदा महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। और उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या करने के कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा गया है। क्या कहा गया है? मेवाड़ का पितृहंता कहा गया है। लिख लो, कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? कुंभा की हत्या इसके पुत्र उदा ने। इस उदा का नाम उदयकरण है या उदय सिंह है? उदय सिंह प्रथम है। उदय सिंह सेकंड कौन है? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह सेकंड है वो। तो इस उदा ने क्या किया? कुंभा की हत्या कर दी, इसलिए से क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का मेवाड़ क्या कहा जाता है इसे? मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। और उदा क्या करता है? उदा गद्दी पर बैठ गया है 1468 से 73 ईस्वी। लेकिन ये बात जब मेवाड़ के जो सामंत होते हैं उन सामंतों की बात पता चलती है कि उदा ने बड़ी बेहुदा हरकत की है, अपने पिता कुंभा की हत्या कर गद्दी पर बैठा है। तो क्या करते हैं सामंत उदा को राजा मानने से इनकार कर देते हैं। और मेवाड़ के जो कुंभा है इसका जो दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम होता है रायमल। इस रायमल को क्या करते हैं? रायमल को गद्दी पर बिठाते हैं। किसको गद्दी बिठाते हैं? रायमल गद्दी पर बिठाते हैं। रायमल और उदा के मध्य 4 बार युद्ध होता है। उन 4 युद्धों की हम चर्चा करेंगे और उन चारों युद्धों के अंदर जो क्या कहते हैं उदा उदा रायमल है वो उदा को क्या कर देता है? चारों युद्धों में हरा देता है। जावर, दाडिमपुर, जाखी और पानगढ़, चार कौन कौन सी जगह थी? जावर, दाडिमपुर, जावर हो गया, दाडिमपुर हो गया, पाखी। एक मिनट दोस्तों, ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उदा और उदा और रायमल के मध्य कितना युद्ध होता है? 4 बार युद्ध होता है। और उन चारों के अंदर क्या करता है? रायमल उदा को हरा देता है। और अंततः 1473 को क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है। 1473 से 1509 ईस्वी तक गद्दी पर कौन शासन करता है? तो रायमल शासन करता है। ठीक है दोस्तों, ये वही रायमल है जिसकी आवल बावल संधि के तहत जब उन्होंने चर्चा की थी राव जोधा जो मारवाड़ के शासक उसकी पुत्री श्रृंगार कमली, जिससे क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, तो रायमल का विवाह किससे हो रहा है? विवाह क्या नाम है उसका? श्रृंगार कंवरी। कल हमने बात की थी कि आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा की जो पुत्री होती है श्रृंगार कंवरी, और क्या कहता है और राय कुंभा का पुत्र होता है रायमल, इनकी क्या करा जाती है? इनकी शादी करा दी जाती है। अब जो श्रृंगार कंवरी और रायमल है इनके द्वारा चित्तौड़ के अंदर कुछ निर्माण करवाया जाता है। और वो क्या क्या करवाया जाता है? एक तो अद्भुत नाथ जी का मंदिर बनवाया जाता है। एक तो क्या बनवाया जाता है? एक तो अद्भुत नाथ जी का मंदिर बनवाया जाता है। और एक तो तालाब बनवाया जाता है, जैसे राम तालाब, संकट तालाब, समय संकट तालाब। ठीक है, ये कुछ चीजें मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलती है। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप एक बार इस चीज को। इनके द्वारा क्या काम किया जाता है चित्तौड़ में? अद्भुत अद्भुत नाथ जी का मंदिर, अद्भुत नाथ जी का क्या करवाया जाता है? मंदिर बनवाया जाता है। और कुछ तालाब बनवाए जाते हैं, जैसे राम तालाब हो गया, समिया संकट तालाब हो गया। ये हमें किस ओर इंगित करते हैं कि उस समय मेवाड़ की जो थी आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा थी। आर्थिक समृद्धि का प्रतीक, आर्थिक समृद्धि का क्या है? ये प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसे उतार लो। फिर हम बात करेंगे रणबल की, रायमल की, अच्छे से बात करेंगे रायमल की। हेडिंग डाल कुंभा आज का पूरा हो गया।
और हिंट डाल लो रायमल। रायमल। अब इस रायमल की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस रायमल के तो तीन तो पुत्र थे और एक पुत्री थी, उसकी चर्चा करते हैं हम। तीन तो क्या थे? पुत्र। एक क्या थे? पुत्री। इस पुत्री का नाम था आनंदी बाई। इस पुत्री का क्या नाम था? आनंदी बाई, जिसकी शादी सिरोही के राजा से होती है। आनंदी बाई की शादी किससे होती है? सिरोही के राजा से। आनंदी बाई की शादी कहाँ होती है? सिरोही के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे तीन पुत्रों की। इंपोर्टेंट ये तीन पुत्र हैं। सबसे जो बड़ा पुत्र होता है उसका नाम होता है पृथ्वीराज। सबसे बड़ा जो पुत्र होता है उसका नाम क्या होता है? पृथ्वीराज। इसे हम कुंवर पृथ्वीराज कह लो। सेकंड जो इसका नाम होता है जगमाल। तीसरा जो है उसका नाम होता है राणा संग्राम सिंह। ये दोस्तों इन तीनों की अपनी अपनी कहानियां हैं। तीनों क्या है? तीनों की अपनी अपनी कहानियां हैं। हम तीनों की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसे जयमल कर लेना। जयमल, जयमल है, जगमाल नहीं है। इन तीनों की अपनी अपनी कहानियां हैं। कहते हैं कि जब ये तीनों के तीनों, इन तीनों का जब जन्म हो जाता है तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? वैसे रायमल का जो बड़ा पुत्र है पृथ्वीराज, नियम के अनुसार पृथ्वीराज क्या करता है? पृथ्वीराज बनना चाहिए शासक, ठीक है। लेकिन क्या होता है बचपन के अंदर ये तीनों के तीनों क्या है, एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और उस ज्योतिषी से भविष्यवाणी करवाने के लिए जाते हैं कि भाई मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। तो जो ज्योतिषी है वो ये कहता है कि मेवाड़ का जो राजा है उसका योग ना तो पृथ्वीराज का बन रहा है और ना ही जयमल का बन रहा है। तो फिर किसका बन रहा है? तो मेवाड़ का जो भावी शासक होगा वो भावी शासक कौन होगा? वो होगा राणा संग्राम सिंह। ये बात जयमल और पृथ्वीराज को समझ नहीं आती। बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा तो मैं हूं तो राजा मैं बनना चाहिए, मैं बनूं, पर ये कैसे बन सकता है? ठीक है। पर बचपन की बात थी तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं कालांतर में जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा और, तो एक बार फिर से किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी के जब पास जाते हैं तो फिर से भविष्यवाणी करवाते हैं कि अब तो क्या है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, वापस से भविष्यवाणी करवाते हैं। और भविष्यवाणी करवाने आते हैं तो क्या होता है, जब ये ज्योतिषी की कुटिया में जाते हैं तो ज्योतिषी के कुटिया में ज्योतिषी नहीं रहता, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक खाट होती है और एक दो कुर्सियां होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जयमल और पृथ्वीराज तो क्या हो जाता है, कुर्सियों में बैठ जाते हैं और जो खाट होती है वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे और जो सामंत जाते हैं उनको बिठा देता है, ठीक है। और संग्राम सिंह को बिठा देते हैं जमीन पे कि भाई तू नीचे बैठ। अब पृथ्वीराज और जयमल वहां पे क्यों गए? ताकि भविष्यवाणी करवाने की मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। जैसे ही वो ज्योतिषी कमरे में प्रवेश करता है और देखता है कि संग्राम सिंह जमीन पे बैठा हुआ है तो क्या कहता है कि संग्राम सिंह को ये कहता है कि आप मेवाड़ के होने वाले महाराजा जमीन पर कैसे बैठे हुए हो? लोग जिस चीज के लिए दोनों के दोनों गए थे कि शासक कौन बनेगा, ज्योतिष ने इंडायरेक्ट लिख दी कि होने वाला शासक जमीन पर कैसे बैठा हुआ है। ये बात सुन करके इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और ये पृथ्वीराज क्या करता है, इसको मारने के लिए आतुर हो जाता है और मार ये अपनी तलवार निकाल करके इस पे वार करता है। और उस वार के अंदर क्या होता है, राणा संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है। एक आंख क्या हो जाती है उस तलवार के वार के अंदर, राणा संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है। और एक आंख जब फूट जाती है तो राणा संग्राम सिंह क्या करता है, खतरा हो जाता है। तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सारंगदेव। क्या होता है उसका नाम? जिसका नाम होता है सारंगदेव। और सारंगदेव क्या करते हैं, राणा संग्राम सिंह को बचा कर कहाँ ले जाते हैं, अजमेर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अजमेर ले जाते हैं संग्राम सिंह को। इसके एक चाचा होते हैं जिसका नाम होता है सारंगदेव। और ये सारंगदेव क्या करते हैं, संग्राम सिंह को बचा कर कहाँ ले जाते हैं,
अजमेर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, अजमेर पहुंचा देते हैं। हालांकि इसे बचाने सांगा को बचाने के चक्कर में जो सारंगदेव है, वो सारंगदेव खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और खुद क्या कहते हैं, खुद मारे जाते हैं। परंतु जो संग्राम सिंह है, उस संग्राम सिंह को अजमेर के अंदर सलाम पहुंचा देते हैं। उस समय अजमेर के अंदर एक जगह पड़ रही थी जिसका नाम था श्रीनगर। क्या नाम था, श्रीनगर। और श्रीनगर में शासक था जिसका नाम था करमचंद पवार। क्या नाम था उसका, करमचंद पवार। और उस करमचंद पवार की शरण में क्या कर लेता है, संग्राम सिंह को पहुंचा देता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और यहाँ से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल तो क्या दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं और इलेक्शन की ड्यूटी के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो कुछ दिन अगर क्लास नहीं हो पाती है तो हिस्ट्री क्लास नहीं हो पाएगी। तब तक आप जो पुरानी क्लास उनका रिविजन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पे लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।